नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 7 है उसके सॉल्यूशन। तो देखते हैं अपन इस मॉक टेस्ट के अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके क्या क्या सॉल्यूशन बनते हैं। देखिए, अपना इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट चेन एल्केन कंटेनिंग 12 कार्बन एटम्स। ठीक है, ये एल्केन है। एल्केन यानी क्या होता है ये आपका होता है एल्केन। ठीक है, अपन 9th-10th के अंदर पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वगैरह, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस आधार पर जब अपन नामकरण करते हैं। ठीक है, तो उसमें यहाँ एल्केन बॉन्ड की बात हो रही है, सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। अब कुछ नहीं, आगे का क्वेश्चन कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि आपको पता है वैसे भी जो अपन नेमिंग करते हैं उसमें सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं कि कार्बन के एटम कितने हैं। अगर एक कार्बन है तो अपन मिथ METH मिथ लगाते हैं, 2 कार्बन है तो अपन क्या लगाते हैं, इथ लगाते हैं, 3 है तो प्रोप लगाते हैं, 4 है तो ब्यूट लगाते हैं, पीछे सिंगल बॉन्ड है तो सबके पीछे एन ऐसे आता जाएगा। तो सारा खेल किस पर होता है, कार्बन पर होता है। तो ये चीज तो अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए क्या, कि अगर अपन बात करें यहां पर ये सारा खेल किस पर होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी, उस आधार पर नामकरण होता है। अपने को पता अगर कार्बन कितना आपका 1 है तो फिर अपन नाम क्या दे देते हैं, मिथ, और पीछे सिंगल बॉन्ड है तो फिर एन आ जाएगा, क्या बन जाएगा आपका मिथेन। ठीक है, और अगर कार्बन अगर आपके कितने हैं, 2 है तो फिर क्या हो जाएगा इथ, और से क्या बन जाएगा आपका इथेन। कार्बन अगर आपके कितने बताओ, आपके कार्बन अगर 3 है तो फिर क्या बन जाएगा आपका, तो फिर बन जाएगा आपका प्रोप, और प्रोप से सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा प्रोपेन। 4 है तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, कार्बन अगर कितने हैं दोस्तों 4 है तो 4 कार्बन है तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, 5 अगर कार्बन है तो दोस्तों कितना हो जाएगा, क्या क्या कहेंगे उसको, 5 के लिए पेंटा वर्ड यूज होता है तो क्या वर्ड हो जाएगा आपका पेंटेन। 6 अगर कार्बन हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, तो 6 के लिए हेक्सा वर्ड यूज होता है तो हेक्सेन बन जाएगा। 7 अगर हो तो क्या बोलेंगे दोस्तों, तो 7 के लिए हेप्टा से वर्ड बन गया कौन सा, हेप्टेन। 8 अगर कार्बन हो तो कार्बन की संख्या अगर 8 हो दोस्तों तो फिर क्या वर्ड होता है, ऑक्टा, और ऑक्टा से वर्ड बन गया क्या, ऑक्टेन। 9 अगर कार्बन हो तो क्या बन जाएगा दोस्तों, नोनेन। ठीक है, 10 अगर हो तो फिर क्या बन जाएगा, 10 से क्या बन जाएगा आपका डिकेन। क्या बनता है 10 से दोस्तों, 10 से क्या बन जाएगा आपका डिकेन, क्या बन जाएगा दोस्तों डिकेन। डेका वर्ड यूज होता है ना, डेका से डिकेन। ठीक है, फिर 11 कार्बन हो तो आपका क्या आ जाएगा, अनडिकेन। ठीक है, 12 अगर कार्बन हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डूडिकेन या डोडोकेन। ठीक है, डोडिकेन। ठीक है, इस 13 हो तो ट्राइडिकेन। इस तरह से मामला आपका चलता रहता है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है दोस्तों, कार्बन एटम्स की संख्या कितनी है, 12। तो 12 आते दोस्तों क्या आ जाएगा, डोडिकेन आ जाएगा। तो उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अनडिकेन कब होता है, अगर कार्बन यहां पर संख्या कितनी देता है हमको, नंबर ऑफ कार्बन कितना बोलता है, 11। हेप्टा का मतलब क्या होता है, 7, और डिकेन होता है 10, 10 और 7 कितना होता है, 17। तो अगर यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 17 होते तो उत्तर होता है हेप्टाडिकेन। अगर यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 20 होते तो दोस्तों क्या बन जाता है आपका, आइकोसेन। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन हमारे को 12 पूछा है तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डूडिकेन हो जाएगा। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सी फसल दोस्तों एक खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। तो यह भी अपन अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। 3 तरह की क्रॉप्स को है ना सीजन के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा जाता है दोस्तों। एक तो आपको पता होती है कौन सी फसलें होती है, खरीफ फसलें होती है। कौन सी होती है दोस्तों, एक होती है आपकी खरीफ फसलें, एक होती है दोस्तों आपकी रबी क्रॉप्स, रबी फसलें। कौन सी होती है, रबी फसलें। और एक होती है दोस्तों जायद क्रॉप्स, बोले तो कौन सी होती है दोस्तों, आपकी जायद फसलें। ठीक है, ये भी मैं आपको न जाने कितनी बार ही है ना इन मॉक टेस्ट में कई बार आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से। खरीफ आप जानते हो जनरली कौन सा महीने में उगाई जाती है, ये जनरली आपकी उगाई जाती है जून से, और लगभग कटाई हो जाती है इनके अक्टूबर के आसपास। तो जून से अक्टूबर में खरीफ फसलें होती हैं। रबी फसलें सर्दियों के अंदर होती है, विंटर क्रॉप्स होती है। ये जनरली आपके अक्टूबर नवंबर से लेकर और कब तक है, लगभग फरवरी मार्च तक आपकी होती हैं रबी क्रॉप्स। फिर मार्च से लेके और लगभग जून तक ये इसमें जो फसलें होती है वो होती है जायद क्रॉप्स। अब जायद में कौन सी आती है, जितने भी पानी वाले आपके फल होते हैं, जैसे आपका खरबूज हो गया, खरबूज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मस्क मेलन, या फिर आपका तरबूज हो गया, वाटरमेलन, या आपका कुकुम्बर खीरा हो गया। ठीक है, ये सब के सब किस में आती है दोस्तों, आपका ये सब के सब आपके खीरा वगैरह ये सब जायद क्रॉप्स, जायद फसलों में आते हैं। रबी में आपके चना, सरसों, गेहूं, ये सब आपके रबी में आता है। तो खरीफ में बाजरा हो गया, कपास हो गया, ग्वार हो गया, ये सब किस में आता है दोस्तों, खरीफ में आता है। तो हमसे खरीफ पूछा है तो कपास दोस्तों क्या है, खरीफ फसल है, जबकि सरसों, चना और गेहूं ये सब की सब रबी आपकी रबी फसलें हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था।
हम वैसे भी जानते हैं दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन अपन पढ़ते हैं कब किया है, तो दोस्तों अपन जानते हैं 1942। इसी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब होती है दोस्तों, 8-9 अगस्त 1942 के अंदर। कहां से होती है दोस्तों, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में। कहां पे दोस्तों, बॉम्बे के कौन से मैदान के अंदर, ग्वालियर टैंक जो आपका मैदान है दोस्तों, वहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है। और भारत छोड़ो आंदोलन अगर बॉम्बे है तो फिर याद रखना कांग्रेस द्वारा भी दोस्तों ये जो प्रस्ताव रिजोल्यूशन था उसको भी स्वीकृत किया गया है। कहां पर, बॉम्बे के अंदर है दोस्तों। तो कब कहां पर स्वीकार किया गया दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा कहां पर स्वीकृत किया गया, तो दोस्तों बॉम्बे के अंदर ये स्वीकृत किया गया। ये रेजोल्यूशन कहां पर एक्सेप्ट हुआ, बॉम्बे के अंदर एक्सेप्ट हुआ। अगला, जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया। देखो दोस्तों, अपन इतिहास के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक वर्ड होता है साका। क्या वर्ड होता है दोस्तों, साका। साका का मतलब होता है दोस्तों जौहर प्लस केसरिया। जौहर प्लस केसरिया। आपको बोलेंगे सर ये क्या चीज होती है, जो देखो राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको तो अच्छे से पता होगा, इंडियन हिस्ट्री वालों को हो सकता है थोड़ा कम पता हो। देखो दोस्तों क्या होता था, कभी कभी किले के अंदर, किले का जो मेन राजा होता था या मेन लीडर होता था, उसको लगता था कि अब दुश्मन की सेना किले के अंदर कभी भी प्रवेश कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो लास्ट में राजा को लगता था अब चलो सीधा दुश्मनों से आर या पार आमने सामने लड़ाई करेंगे, जिसमें राजा या जो भी लीडर होता था अपने सर पे केसरी या साफा बांधकर और अपने सैनिकों के साथ निकल जाता था सीधा लड़ाई करने, किससे, उस दुश्मन सेना से। अब उसमें जनरली ऑब्वियस बात है ये तभी पॉसिबल होता था जब अब खतरे में हो राजा की सेना, उसको लगता था अब ऑब्वियस बात है छुपने से या छुपकर वार करने से कोई मतलब नहीं, सामने जाएंगे जो होगा सो देखा जाएगा। तो उसको बोलते हैं कि उस राजा ने, उस लीडर ने क्या धारण किया दोस्तों, केसरिया। केसरिया साफा बांधकर सीधा दुश्मनों से आमने सामने की लड़ाई करना मतलब केसरिया। पीछे उनकी दोस्तों जो भी रानियां होती थी, राजकुमारियां होती थी, उनको लगता था कि दुश्मन सेना आकर अगर हमारी इज्जत को ठेस पहुंचाए, इससे अच्छा है हम खुद ही आत्मदाह कर दें। तो वो सुसाइड एक तरीके से आत्मदाह कर लेती थी, है ना। और उनको कहते थे, उन्होंने, उन रानियों ने क्या धारण कर लिया, जौहर। जैसे आपने पद्मावत मूवी के अंदर देखा होगा, रानी पद्मावती ने जौहर किया था, ठीक है, और राजा रतन सिंह ने केसरिया किया था। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ होती, जौहर प्लस केसरिया, तो हम बोलेंगे वहां पर क्या हुआ दोस्तों, साका हुआ। क्या हुआ, साका। तो ऐसे जो चित्तौड़गढ़ का, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला है दोस्तों, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर अगर आपसे बोला जाए कितने साके हुए हैं दोस्तों, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर दोस्तों 3 साके हुए हैं। कितने साके हुए, 3। उसमें पहला वही रानी पद्मावती वाला और रतन सिंह वाला, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। तो यहां पर दोस्तों बात हो रही है चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके, और उसमें मैं आपको लेकर चलता हूं थर्ड साका। कौन सा साका, चित्तौड़गढ़ किले का जो थर्ड साका हुआ था, कब, 1567-68 में, जब अटैक किया था चित्तौड़गढ़ के किले पर। किसने दोस्तों, अकबर ने अटैक किया था। तो उस वक्त दोस्तों किले का जिम्मा किसके पास था दोस्तों, जयमल और पत्ता सिसोदिया के पास था। तो इन्होंने दोस्तों क्या धारण किया, केसरिया, और पत्ता सिसोदिया की जो वाइफ थी फूल कवर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोस्तों जौहर किया। ठीक है, तो हमें तो बस ये मैंने आपको रामायण इसलिए बताई ताकि आपको पता चल जाए कि जयमल और पत्ता का संबंध कौन से किले से था। उनका संबंध दोस्तों चित्तौड़ के किले से था। चित्तौड़ पर अटैक कब किया था दोस्तों, अकबर ने 1567-68 के अंदर ये अटैक उसने किया था। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, जयमल और पत्ता का संबंध कौन से किले से, चित्तौड़ किले से। अगला, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है। देखो दोस्तों, ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट होता है, यह हमारी अर्थ है, यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को बीचों बीच से कौन सी अक्षांश रेखा काटती है दोस्तों, तो वो है आपकी 0 डिग्री अक्षांश। कौन सी है दोस्तों, वो है आपकी 0 डिग्री अक्षांश, बोले तो 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसी को अपन इक्वेटर भी बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर दोस्तों, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ के अंदर है दोस्तों, इसी को अपन बोलते हैं कर्क रेखा, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और 23.5 डिग्री जो दोस्तों दक्षिण के अंदर आपकी जो रेखा है, इसी को अपन बोलते हैं मकर रेखा, या फिर इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अबे मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको ज्योग्राफी का एक अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट दोस्तों, ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि जो 4 तारीखें होती है उसमें से, जैसे सबसे पहले बोलूं दोस्तों, तो आपकी एक तारीख होती है दोस्तों, कौन सी, 21 जून। कौन सी तारीख होती है दोस्तों, एक तारीख होती है, वो होती है आपकी 21 जून। कौन सी तारीख होती है, 21 जून। 21 जून को आपको पता है सूर्य की किरणें एकदम सीधी सीधी लंबवत परपेंडिकुलर, है ना, चमकती है। आपको पता है कहां पर पड़ती है, वो पड़ती है आपकी कर्क रेखा पर। कहां पर पड़ती है दोस्तों, वो पड़ती है कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक है, 21 जून के बाद सूर्य की किरणें नीचे आती है, और नीचे आते 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 लगभग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में दोस्तों जो आपका 23 सितंबर है, उस दिन सूर्य की किरणें आपको पता है कहां पर पड़ती है, इक्वेटर पर। ठीक है, उसके बाद फिर सितंबर से नीचे, और अक्टूबर में नीचे, नवंबर में और नीचे करते 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 दिसंबर में दोस्तों, कौन सी तारीख, दिसंबर में 22 दिसंबर। कौन सी दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें एकदम परपेंडिकुलर चमकती है, कहां पर, मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर।
ठीक है। और 22 दिसंबर के बाद सूर्य किरणें अब नीचे नहीं जाएगी, अब वापस फिर से सूर्य की किरणें कहां जाएगी दोस्तों, ऊपर जाएगी। और करते 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 दिसंबर में थोड़ी और ऊपर, जनवरी में थोड़ी और ऊपर, फरवरी में थोड़ी और ऊपर, मार्च में दोस्तों जो 21 मार्च है, 21 मार्च को सूर्य की किरणें एकदम लंबवत चमकती है, एकदम परपेंडिकुलर सीधी पड़ती है, कहां पर, इक्वेटर पर। ठीक है। फिर मार्च के बाद फिर थोड़ा सा मार्च में, अप्रैल में और ऊपर, मई में और ऊपर, और जून में जाके सीधा वापस चमकती है कहां पर, सीधा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, फिर वापस नीचे। इसका मतलब साल भर सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमती रहती है। अब मैंने ये रामायण क्यों बताई आपको, ये रामायण मैंने इसलिए बताई क्योंकि पूरी पृथ्वी पर सबसे गर्म इलाका कौन सा है, यही बेल्ट है। पूरी पृथ्वी पर सबसे गर्म इलाका कर्क और मकर रेखा के बीच का ही है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के इलाके को हमेशा क्या बोलते हैं, कटिबंध, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जॉन। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जॉन है, इसलिए इसको ट्रॉपिक के बीच का बोला, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जॉन। हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन एक आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ो चाहे साइंस में पढ़ो, एक रिलेशन होता है, आपको पता क्या, कि जिस जगह पर अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर प्रेशर और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम, या टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में दोस्तों कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप खुद देख सकते हो, अगर किसी जगह पर तापमान ज्यादा पड़ेगा, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा तो वहां पर पानी या हवा जो कुछ भी है दोस्तों, वो क्या होगी, हल्की होकर ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। ऊपर की तरफ उड़ जाएगी तो उस सरफेस पर भार क्या हो जाएगा दोस्तों, कम, क्योंकि किसी भी सरफेस पर अगर ये कोई हवा वगैरह है, अब यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवा हल्की होकर कहां जाएगी, ऊपर चल जाएगी, तो हवा रहेगी नहीं, तो इसके ऊपर यहां पर भार भी क्या पड़ेगा, कम। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ये चीज वहां से चली गई और प्रेशर क्या हुआ, कम। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये चीज यहीं रहेगी, और रहेगी तो नीचे फिर भार क्या करेगी, ज्यादा। तो टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर टेंपरेचर कहीं ज्यादा हुआ तो वहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो हमें अच्छे से पता है दोस्तों क्या, कि पूरी पृथ्वी पर टेंपरेचर सबसे ज्यादा कहां ज्यादा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, कर्क और मकर रेखा के बीच में साल भर यहां ज्यादा होता है, मतलब इक्वेटर के आसपास यहां पर टेंपरेचर ज्यादा होता है। तो टेंपरेचर ज्यादा होता है तो यहां पर प्रेशर क्या होता है, कम। और दोस्तों पृथ्वी पर वह इलाका जहां पर इक्वेटर के आसपास टेंपरेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है, उसी बेल्ट को, उसी इलाके को अपन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल। देखो इंटर ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, चाहे कर्क हो, चाहे मकर हो, इनके बीच का मतलब इंटर ट्रॉपिकल जोन, मतलब इलाका क्षेत्र, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब आपसे पूछा जाए, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ITCZ के लिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अ लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास का जो लो प्रेशर का इलाका होता है, याद रखना ये वर्ड, जो लो प्रेशर का इलाका होता है उसी को दोस्तों अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आपका ITCZ क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्यों लो यहां पर प्रेशर लो क्यों होगा, क्योंकि यहां पर इस इलाके में टेंपरेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मीर कासिम का नाम भारत के इनमें से किस युद्ध से संबंधित है। तो दोस्तों मीर कासिम का संबंध किससे है, बक्सर की लड़ाई से। आप लोग अच्छे से जानते हैं दोस्तों, क्या जब 23 जून 1757 को, है ना, एक युद्ध हुआ था बहुत ही फेमस, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। उसके अंदर अगर अपन देखें तो इधर तो था आपका, कौन था दोस्तों, बंगाल का नवाब जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। और लड़ाई किससे भी दोस्तों, अंग्रेजों से। और अंग्रेजों का जो दोस्तों सेनापति था उसका नाम था दोस्तों क्या, रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। अब मैं आपको फिलहाल तो डायरेक्ट ही बता रहा हूं क्योंकि अपने को ओनली क्वेश्चन मॉक टेस्ट सॉल्यूशन करने, तो थोड़ा मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। इसमें अंग्रेज क्या होते हैं दोस्तों, जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाता है। और इसकी हार का एक मेन कारण होता है, इसका एक सेनापति था दोस्तों, और उसके सेनापति का नाम था मीर जाफर। क्या नाम था दोस्तों, मीर जाफर। ये गद्दारी करता है, ठीक है, मीर जाफर गद्दारी करता है, और ये जाके रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों से मिलता है और इससे सिराजुद्दौला हार जाता है। और फिर ये रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का क्या बना देते हैं, नवाब। तो अब बंगाल का नया नवाब कौन हो गया दोस्तों, इस युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, तो बंगाल का नया नवाब हो गया दोस्तों आपका, कौन हो गया, मीर जाफर। अब कुछ टाइम बाद दोस्तों मीर जाफर भी अपने औकात दिखा देता है, फिर अंग्रेज बोला ठीक है अब मैं नवाब बन गया, अब अपने हिसाब से काम करने लग जाता है। अंग्रेजों को थोड़ी बात खटकती है, तो अंग्रेज क्या कर देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं बंगाल के नवाब के पद से, और इसको हटा के इसका एक दामाद होता है, कौन, मीर जाफर का ही एक दामाद होता है, और उसका नाम होता है मीर कासिम। मीर कासिम, इसको बंगाल का क्या बनाते हैं, नवाब बनाते हैं। कुछ टाइम तो मीर कासिम अंग्रेजों की बातें मानता है क्योंकि उसी के एक तरीके से आशीर्वाद से बना है बंगाल का नवाब। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये भी अपने औकात दिखाने लग जाता है, बोले नहीं मैं राजा हूं भाई, अब अपने राजा के हिसाब से, नवाब के हिसाब से रहूंगा, तो थोड़ा सा अंग्रेजों को इतनी सहूलियत वगैरह देता नहीं है। अंग्रेज बोलते अच्छा हमने बनाया और हम ही को आंख दिखा रहा है। फिर तब जाके मीर जाफर जाके मिलता है अंग्रेजों से, बोलता है यार वो पिछली बार मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, अब इस बार नहीं करूंगा, है ना, शौर्य शक्तिमान, थोड़ा सा ध्यान रखो इस बार, अगर एक बार फिर से बना दो तो मैं आपके अकॉर्डिंग ही रहूंगा। तो
अंग्रेज क्या करते हैं, मीर कासिम को क्या करते हैं, नवाब के पद से हटाते हैं और फिर से वापस से मीर जाफर को बंगाल का क्या बनाते हैं, नवाब। तो मीर कासिम को ये बात क्या अच्छी लगेगी, नहीं। अब मीर कासिम दोस्तों लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा किससे, अंग्रेजों से। तो इसके लिए दोस्तों अब मीर कासिम को अकेले को तो पता कि मेरे बस की बात है नहीं अंग्रेजों से लड़ने की, जब सिराजुद्दौला इनको कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मैं क्या बिगाड़ूंगा। तो मीर कासिम जाके मिलता है किससे दोस्तों, तो उस वक्त जो मुगल बादशाह थे, क्या थे दोस्तों, उस वक्त जो मुगल जो दोस्तों क्या थे, बादशाह थे, ठीक है, बादशाह थे, उनका नाम क्या था, शाह आलम सेकंड। क्या नाम था, शाह आलम सेकंड। तो बोलते हैं उनको जाके बनाता है कि आप मेरा युद्ध में साथ दो, तो वो भी राजी हो जाते हैं। एक दोस्तों अवध, जो लखनऊ बेल्ट वगैरह है ना, ये अवध, ठीक है, अवध के जो नवाब थे दोस्तों, अवध के नवाब से जाके भी मीर कासिम मिलता, बोला आपको भी इस युद्ध में मेरा साथ देना, वरना अंग्रेज आज हमारा इलाका लूट रहे, आपका भी लूट सकते हैं। तो अवध के जो नवाब थे दोस्तों, उनका नाम था सजाउद्दौला। क्या नाम था दोस्तों, अवध का नवाब था, उसका नाम था सजाउद्दौला। तो अब कौन कौन हो गए दोस्तों, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और सजाउद्दौला। सजाउद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह और मीर कासिम दोस्तों है ना बंगाल का, अब तो एक्स नवाब बोलेंगे। ये तीन इधर होते हैं और सामने होते हैं अंग्रेज। और अंग्रेजों में कौन है दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव खुद तो नहीं आता है, रॉबर्ट क्लाइव अपनी तरफ से सेनापति भेजता, उसका नाम था थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो, तो इधर तो है थॉमस मुनरो और सामने है दोस्तों कितने लोग दोस्तों, तीन। कौन, एक मीर कासिम, दो मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और थर्ड नंबर पे है दोस्तों अवध का नवाब सजाउद्दौला। ये युद्ध होता है और ये युद्ध कब होता है दोस्तों, ये युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। कहां पर होता है दोस्तों, बक्सर। बक्सर जो कि वर्तमान कहां है, बिहार के अंदर। और इस युद्ध में भी दोस्तों अंग्रेज क्या होते हैं, जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। और इसी युद्ध को इतिहास में पढ़ा जाता है बक्सर के युद्ध के नाम से। अब मैंने इतनी रामायण इसलिए बताई, अब बताओ इसमें से है ना मीर कासिम का संबंध किससे, तो मीर कासिम का संबंध तो है किससे दोस्तों, बक्सर के युद्ध से। तो उत्तर हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ था, मैंने एग्जैक्ट डेट बता दी, मैंने प्लासी का युद्ध भी बता दिया था जो कि इसी से रिलेटेड है। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला ये है आपका कि वो एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया है, मतलब उसमें महिला और पुरुष दोनों खेलते हैं। तो दोस्तों वो होता है आपका कॉर्फ बॉल। अब ऐसे तो मैं बोलूंगा तो आप में से मोस्ट ऑफ को लगेगा ये क्या है, तो हमने आज तक नाम ही नहीं सुना है। दोस्तों आप जाके ये तो आप यूट्यूब पे जाके कॉर्फ बॉल डालना, तुरंत आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, देखते आपको पता चल जाएगा। उसमें लगभग 4 प्लेयर होते हैं, एक टीम में 2 लड़के 2 लड़कियां, सामने भी 2 लड़के 2 लड़कियां, है ना। और उसमें होता क्या, जनरली वही बॉल होती है, फुटबॉल जैसी बॉल होती है और उसको सीधा जाके, जैसे बास्केटबॉल का नेट नहीं होता है वैसे जाके घूमकर उस नेट के अंदर क्या करना है, डालना होता है। बाकी आप वीडियोस देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, लेकिन इतना बता देता हूं, इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों मिलकर खेलते हैं। तो इस गेम का नाम क्या दोस्तों, इसका नाम है कॉर्फ बॉल। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। इनमें से कौन सा देश है दोस्तों जो सार्क का सदस्य नहीं है, है ना, सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखो दोस्तों सार्क क्या है, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो वर्ल्ड के मैप में दोस्तों जो साउथ एशिया के जितने देश है, दक्षिण एशिया में भी नीचे साउथ में जो देश हैं, उन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सार्क। इसलिए देखो फुल फॉर्म भी क्या है, साउथ एशियन कंट्रीज का क्या है, एसोसिएशन है, संगठन है फॉर रीजनल, मतलब इस क्षेत्र में आपस में क्या हो, कॉपरेशन, एक दूसरे का साथ दे, इसके लिए संगठन बनाया है। तो फुल फॉर्म क्या है सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, है ना, ये कॉपरेशन है, COP है ना, कॉपरेशन। अब इसके बारे में और थोड़ा सा कुछ फैक्ट बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 में, 8 दिसंबर या दिसंबर बोल दो, साल याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, सार्क का हेडक्वार्टर है आपका नेपाल की जो राजधानी है, क्या राजधानी है नेपाल की दोस्तों, काठमांडू। तो नेपाल की जो राजधानी है दोस्तों काठमांडू, ठीक है, वहां पर सार्क देशों का क्या है, हेडक्वार्टर है। अब अगर पूछे आपको इसके अंदर मेंबर्स कितने हैं, सदस्य देश कितने हैं, अगर आपसे पूछे सार्क के अंदर मेंबर्स कंट्री कितनी है दोस्तों, तो इसके अंदर स्थापना के समय तो 7 सदस्य देश थे, बाद में इसके अंदर एक सदस्य और जोड़ा गया, ठीक है। और वो एक सदस्य जोड़ा गया कब, 2007 में। वो कौन सा देश था जो दोस्तों 2007 में लास्ट में जोड़ा, उस देश का नाम था अफगानिस्तान। क्या नाम था, उस देश का नाम है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को मिलाने के बाद दोस्तों सार्क के मेंबर्स कंट्री कितनी होगी टोटल, तो टोटल हो गए दोस्तों 8 देश। उसमें अब सबसे आखिरी में अफगानिस्तान को 2007 में जोड़ा। तो अब आप बोलोगे सर शुरू के फिर वो 7 कौन से थे जो स्थापना के समय, है ना, जब फाउंडेशन हुआ, स्थापना हुई, तभी ये सदस्य देश थे, मेंबर्स कंट्री थी। तो दोस्तों आप साउथ एशिया का मैप देखोगे तो मैप के हिसाब से चलो, सबसे पहले इधर की तरफ देखो तो पाकिस्तान, पाकिस्तान की जस्ट इधर नीचे की तरफ आओ तो इंडिया, ठीक है, इंडिया के जस्ट ऊपर की तरफ देखोगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, नेपाल, नेपाल के जस्ट बगल में देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, भूटान। कितने समझ आए, कितने देश हो गए, 4। फिर इंडिया के जस्ट बगल में आपका कौन सा देश हो गया, बांग्लादेश। कौन सा हो गया, बांग्लादेश। कितने हो गए, 5। अब इंडिया से नीचे की तरफ आओ, एक तरफ आपको पता है कौन है, श्रीलंका, ठीक है, और एक तरफ कौन है, मालदीव।
यस, मालदीव, म्यांमार मत कर देना, मालदीव। ये है आपके कितने देश है, 7 तो ये हो गए, और 8वां देश आपका कौन सा हो गया, अफगानिस्तान, और ये आपके 8 सदस्य देश हो गए। अब हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा सदस्य देश नहीं है, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, म्यांमार नहीं है दोस्तों, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमसे पूछा कौन सा इसमें से सदस्य नहीं है, ठीक है, नहीं पे फोकस करो, तो कौन सा नहीं है, म्यांमार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, तो दोस्तों ये नदी है आपकी तापी या फिर ताप्ती नदी है। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे नीचे से इस तरफ से, तो आपको पता है मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक जो पहाड़ियाँ हैं जो गुजरात से होती हुई मध्य प्रदेश होती हुई छत्तीसगढ़ तक है, इनको बोलते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और उसमें भी खास करके, ठीक है, उसमें भी खास करके जो मध्य प्रदेश के अंदर ये पहाड़ियाँ हैं इनको बोलते हैं महादेव पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है, महादेव हिल्स। यहां से दोस्तों एक नदी निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों से यहां से एक नदी निकलती है मध्य प्रदेश होती हुई और गुजरात होती हुई, और इधर इधर आपके दोस्तों, ठीक है, खंबात की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, इसको बोलते हैं खंबात, ठीक है। वैसे तो अरब सागर ये मोटे मोटा, लेकिन फिर भी इसमें पर्टिकुलर देखे तो खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में ये नदी आके गिर जाती है, और इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का ओरिजिन मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ियों से, एंड खंबात की खाड़ी या फिर बोल दो आपके कौन सा, अरब सागर में, फाइनली कहां से, गुजरात से होते हुए इस नदी का अंत हो जाता है, और इस नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर, और ये नदी आपकी कौन सी, ताप्ती नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, ये है आपकी ताप्ती नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, डन है। और इसी के ऊपर पैरेलल पहले यहां पर जो नदी चलती है इसका नाम है आपकी कौन सी, नर्मदा। तो नर्मदा के याद रखने, पैरेलल पहले ये नदी चलती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो आपका, यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है वही कर पाएगा। देखो दोस्तों, एक जब अपन बजट पढ़ते हैं तो बजट में कई प्रकार के घाटे होते हैं। पहले बताओ घाटा क्या होता है, घाटा जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, घाटा जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं दोस्तों, डेफिसिट। तो घाटा क्या होगा, तो घाटा हमेशा कब होता है, जब हमारी आय दोस्तों क्या हो, कम हो, और हमारा व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर क्या हो दोस्तों, ज्यादा हो। हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो, ज्यादा हो, और हमारी रेवेन्यू या इनकम क्या हो, कम हो। तो आय से ज्यादा अगर खर्चे होंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, घाटा होगा ऐसे बजट। और अगर इस टाइप का बजट बनेगा जिसमें आय तो कम हो रही है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो बजट घाटे का बजट होगा। अब उसमें कई सारे दोस्तों बजट के घाटे के प्रकार होते हैं, उसमें से एक अपन पढ़ते हैं राजस्व घाटा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा घाटा दोस्तों, एक अपन पढ़ते हैं राजस्व घाटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं, सॉरी राजस्व घाटा नहीं, राजकोषीय घाटा, यहां बात राजकोषीय घाटे की हो रही है ना। तो एक होता है दोस्तों राजकोषीय घाटा। कौन सा घाटा, राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा, ठीक है। राजस्व घाटे को तो रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, वो तो नॉर्मल सा है। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में सरकारें दोस्तों इसी से अपना क्या निकालती है, घाटा निकालती है, ठीक है। राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब होता क्या है दोस्तों, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक प्राइमरी डेफिसिट अपन निकालते हैं, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट एक बेसिक सा फॉर्मूला वो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी बाकी वाला टॉपिक जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं उसमें बहुत डिटेल से सारे घाटे अपन पढ़ते हैं। तो प्राथमिक घाटे के साथ अगर ब्याज का भुगतान, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का भुगतान, या है ना, हाँ ब्याज का भुगतान, ठीक है, ब्याज का भुगतान, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसको जोड़ दो, ठीक है, तो आपका जो घाटा आता है उसी को बोलते हैं कौन सा, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। या ऐसे भी बोल सकता हूं प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस। अब हमसे क्या पूछा है, यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए। जैसे समझना, एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूं। जैसे मैंने माना राजकोषीय घाटा है 10, समझना एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, और प्राइमरी डेफिसिट कितना है 6, और ब्याज का भुगतान कितना है 4, तो दोनों मिला के क्या हो गया 10। अब हमसे पूछा है यदि प्राथमिक घाटा 6 उसको दोगुना करते मतलब 12 कर दो, और ब्याज का भुगतान जो 4 है उसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा 8। तो अब बताओ, बोलता ओवरऑल राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कितना बढ़ेगा, तो 12 और 8 कितने हो गए अब दोस्तों 20। तो कितना बढ़ गया दोस्तों, दुगुना हो गया। मतलब जितना 10 था 10 ही बढ़ गया, तो 10 से कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, तो 10 क्या, 10 का 10 क्या होता है 100%। तो इसका मतलब अगर दुगुना कर दोगे प्राथमिक घाटा और अपने ब्याज का भुगतान, तो राजकोषीय घाटा कितने से बढ़ जाएगा, 100% से दोस्तों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले 10 था, अब 10 ही और बढ़ जाएगा, तो 100% से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बढ़ जाएगा। क्लियर है, डन है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ो।
किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन, किसी भी टाइप की इकोनॉमी में जो दोस्तों पब्लिक के द्वारा दोस्तों जो मनी, जो सेविंग्स की जाती है, होल्डेड मनी होती है, ठीक है, तो जनता द्वारा दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जनता द्वारा जो संचित जो धन होता है, ठीक है, उसका जो आय का वेग होता है, ठीक है, वो हमसे पूछा है, ये भी इकोनॉमिक्स का अच्छा क्वेश्चन है, वो हमसे पूछा बताओ कि वो किसके बराबर होता है, ठीक है, वो हमसे क्या पूछा है, वो किसके आपके बराबर होता है, ठीक है, तो वो याद रखना, जो टर्म्स आप कैलकुलेट करते हो, ये भी बेसिक सा फॉर्मूले टर्म होती है, तो ये याद रखने वाली छोटी सी टर्म है, तो याद रखना वो हमेशा जीरो के इक्वल कैलकुलेट किया जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी इकोनॉमी में जनता द्वारा संचित धन है ना, जनता द्वारा जो संचित धन है मतलब संचित कर रखा है, उसको सेव कर रखा है, तो सेव कर रखा तो फ्लो में तो है ही नहीं, जब फ्लो में नहीं है तो फिर अपन याद रखेंगे वो किसके बराबर कैलकुलेट किया जाता है, जीरो के बराबर कैलकुलेट किया जाता है। जो भी संचित कर रखा है, स्टोर कर रखा है, वो हमेशा जीरो से कैलकुलेट किया जाता है। अगला, 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की है ना गहन जांच की थी? कुछ नहीं दोस्तों, ये गैस से रिलेटेड नियम दिया था, फेमस है आपका, किसका दोस्तों, थॉमस एंड्रूज का। किसका दोस्तों, थॉमस एंड्रूज का। ये भी छोटा सा एक फैक्ट है, याद रखना है अपने को। एकल कोशिका या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए है ना किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच सेल एनालाइज टेक्निक इज यूज्ड टू रैपिडली एनालाइज, रैपिडली मतलब तुरंत प्रभाव से, तुरंत गति से, एनालाइज सिंगल सेल्स और पार्टिकल्स as they flow through single or multiple lasers while suspended in a buffered salt based solution। अब देखो होता क्या दोस्तों, एक टेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट। क्या होता है दोस्तों, फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक टाइप का ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर कोई भी छोटा कण या कोई भी जो कोशिका होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, कि उसके भौतिक गुण कैसे हैं कैसे नहीं है, उसकी जांच करने के लिए दोस्तों एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट, जिसमें छोटे छोटे कणों या कोशिकाओं की प्रॉपर्टीज का पता लगाया जाता है। और इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में भी होता है, जिसमें कोशिकाओं का गुण पता किया जाता है। जैसे अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो वो किस टाइप की कोशिकाएं हैं, क्या वो कैंसर टाइप वाली कोशिकाएं हैं कि नहीं है, तो उनका पता लगाने के लिए, एनालाइज करने के लिए फ्लो, ऐसे छोटे छोटे कोशिका में ऐसे छोटे छोटे कण है तो उनका पता लगाने के लिए दोस्तों फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट। अगला, ल्यूनी नगाइनी है ना, लुई नगाइनी त्योहार का संबंध इसमें से किस राज्य से है? नाम से पता चला दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड का लेना देना, नाम से पता चला लुई नगाई इस टाइप का नाम। तो दोस्तों ये कहां का है फेस्टिवल, आपका मणिपुर का है। नेक्स्ट, गुलाबो सपेरा का संबंध इनमें से किस नृत्य शैली से? तो गुलाबो का संबंध दोस्तों किससे है, कालबेलिया से, राजस्थान की है दोस्तों, है ना, एक फोक डांस है, कौन सा आपका जो कालबेलिया फोक डांस होता है, और उसी से संबंधित है कौन, गुलाबो सपेरा। बाकी तो आप जानते हो ये सत्रिया कुचिपुड़ी, ये तो आपके क्लासिकल डांस है, सत्रिया असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अगला, मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं दोस्तों? ये भी मैं आपको कई बार मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में बता चुका हूं कि मनी की जो लिक्विडिटी उसको मापने के लिए दोस्तों M1, M2, M3, M4 का अपन इस्तेमाल करते हैं। उसमें M1 में सबसे लिक्विड है, सबसे कैश सबसे ज्यादा उसी में है, तो सबसे ज्यादा लिक्विड, फिर थोड़ा कम, फिर कम, फिर M2 थोड़ा उससे कम लिक्विड, M3 उससे कम लिक्विड, M4 उससे कम लिक्विड। यहाँ लिक्विड का मतलब समझ रहे हो ना, लिक्विड मतलब सबसे लिक्विड किसको माना जाता है, कैश। लिक्विड का मतलब ऐसी क्या चीज है जिसको देख के तुरंत आप बदले में कोई भी चीज ले सकते हो, तो वो है कैश, नकद। नकद देकर हम कोई भी चीज ले सकते हैं, तो कैश सबसे ज्यादा लिक्विड माना जाता है, ठीक है। तो फिर हमारे बैंकों में जो एफडी वगैरह है वो उससे थोड़ी कम लिक्विड है, इस तरह से करके सारी चीजें होती है, सेविंग्स वगैरह होती है। तो M1 में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, M2 में थोड़ी कम लिक्विडिटी, M3 में जो भी पैसे का जो भी मनी आती है वो थोड़ी और कम लिक्विड होती है, M4 सबसे कम लिक्विड होती है। तो M1, M2, M3, M4 क्या दर्शाते हैं दोस्तों, तरलता का घटता क्रम, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दोस्तों क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा आपका, है ना, लिक्विडिटी हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे लगता नहीं इसमें भी आपको 1% भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगला, भारतीय संविधान के इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो पहली बात तो आपको पता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको अपन शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं, यह भारत के संविधान के कौन से भाग के अंदर है, कौन से चैप्टर के अंदर है? तो ये हमारे संविधान के कौन से पार्ट के अंदर है? तो ये संविधान के पार्ट 4 के अंदर है, क्योंकि फर्स्ट क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र, सेकंड क्या है, नागरिकता सिटीजनशिप, थर्ड क्या है, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार, चौथे में आपके आते हैं डीपीएसपी। और आपको अच्छे से पता है ये कहां से कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल्स है ना 36 से 51 तक है। इनको हमने कहां से लिया है, ये कॉन्सेप्ट हमने डीपीएसपी का दोस्तों कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है, आयरलैंड से। और आपको पता है एक आर्टिकल है आर्टिकल 37, वो स्पष्ट कहता है क्या, कि डीपीएसपी के अंदर जो भी बातें लिखी हुई है ना, वो एक तरीके से बस एडवाइस करती है
सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट हो, कि आप ऐसे ऐसे अगर शासन करोगे ना तो बेहतर है, बाकी मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो तो आपकी मर्जी। मतलब इनको फॉलो करना कोई कंपलसरी नहीं है, और अगर फॉलो करना कंपलसरी नहीं है तो फिर आप किसी आर्टिकल में जो डीपीएसपी में दिया और उससे रिलेटेड कुछ विवाद हो तो आप क्या उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो? नहीं। क्यों? अरे भाई, जब इनको फॉलो करना ही कंपलसरी नहीं है सरकारों के लिए, जैसे आर्टिकल 47 में बोला क्या डीपीएसपी में सरकारों को बोला कि देखो अपने क्षेत्र में ना, अपने राज्य में, अपने देश में सरकार वो लिकर दारू को क्या कर दो, बैन कर दो। लेकिन क्या हर राज्य में दारू बैन है? नहीं। तो अगर आर्टिकल 47 फोर्सफुली अगर इसको लागू करना कंपलसरी होता तो फिर हर सरकारों को अपने यहां पर क्या करना, दारू वगैरह बैन करना होता। लेकिन ऐसा डीपीएसपी के आर्टिकल्स क्या बाध्यकारी नहीं है, तो जब बाध्यकारी नहीं है तो उनको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो याद रखना, सिर्फ जो पहला पॉइंट आर नॉट जस्टिसेबल, जस्टिसेबल मतलब कोर्ट के अंदर उन पर वाद विवाद नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल एकदम क्या है, सही है। या लागू नहीं, ये लागू वाला वर्ड अच्छा नहीं है, इसको हिंदी में ऐसे लिखना चाहिए था क्या, कि न्यायालय में है ना चुनौती नहीं दी जा सकती है, न्यायालय में वाद विवाद नहीं किया जा सकता है, न्यायालय में है ना चैलेंज नहीं कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बाकी राज्य के विरुद्ध होते हैं, नहीं भाई विरुद्ध क्यों होंगे, तो ये तो बात गलत है। आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, नहीं भाई आपातकाल के दौरान तो मौलिक अधिकार वगैरह सस्पेंड किए जाते हैं। नकारात्मक प्रकृति को, तो क्यों भाई नकारात्मक क्यों है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये सब बकवास बातें लाती ने, सिर्फ पहला वाला ऑप्शन सही है, इसकी हिंदी परफेक्ट ये होती और इंग्लिश में सही है आर नॉन जस्टिसेबल, मतलब कोर्ट में उसको ऊपर डिस्कशन नहीं किया जा सकता। अगला, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया? तो देखो दोस्तों, जो हमारे यहां पर उदारीकरण आया, लिबरलाइजेशन आया, वो आया जब हमारे 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जिसको अपन एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। ये वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला सिलेंडर नहीं है, रसोई वाला। ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके बाद से भारत में प्राइवेट सेक्टर में पैसा आने लगा, बहुत सारी चीजें हमने प्राइवेट सेक्टर को देनी शुरू की गवर्नमेंट ने। ठीक है, इससे हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या है, सुधार आया। तो दोस्तों ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की बात है? तो 91 में हालांकि कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी, इसके जस्ट बाद 1992 से लेकर 97 तक दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो अगर पूछे कि नए आर्थिक सुधार या नई औद्योगिक नीति कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान है, तो दोस्तों फिर उत्तर करेंगे अपन 8th 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना। और ये याद रखना, 8वीं पंचवर्षीय योजना भारत की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है। ये भी याद रखना, भारत की सबसे सफल, मोस्ट सक्सेसफुल अगर पंचवर्षीय योजना कोई भारत की है तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना है। जबकि सबसे असफल दोस्तों कौन सी है? 3rd। तो याद रखना, देखो ऐसे 3 है तब तक तो असफल है, जैसे इसको पूरा कर देंगे 8 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? सफल हो जाएगा। तो याद रखना, भारत की सबसे असफल, अनसक्सेसफुल पंचवर्षीय योजना कौन सी है दोस्तों? तो वो है 3rd। और सबसे सफल कौन सी है दोस्तों? तो वो है आपकी 8वीं। वो कौन सी है? आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्चे में वृद्धि की तुलना में करों में जो कमी का है, वो जो प्रभाव है, वो हमसे पूछा गया, बताओ कैसा प्रभाव है या कैसा प्रभाव देखने को अपने को मिलता है। तो ये तो टैक्सेशन वगैरह से रिलेटेड है दोस्तों। आमतौर पर कुल मांग पर जब सरकारी खर्चों में क्या कर दी जाती है दोस्तों? वृद्धि कर जाती है। तो करों में दोस्तों कैसा मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है? तो ये कम है ना, आपका स्मॉलर है ना, कम या एक तरीके से स्मॉलर इफेक्ट देखने को मिलता है। अगला, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो ये नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, ये सामाजिक न्याय की नींव रखते हैं, ये भौतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। कितनी बेसिक सा क्वेश्चन दोस्तों, सब इसमें बताना कौन सा कथन असत्य है, कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों फॉल्स है। तो दिखती सी बात है, बाकी सब और भी सब अच्छी बात है, यही बुरी बात है। छुआछूत मानने के लिए स्थितियां थोड़ी प्रदान करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता कि नहीं छुआछूत वाली ये सब चीजें करो। वो तो छुआछूत, अनटचेबिलिटी वगैरह को क्या करता है दोस्तों? हटाने की बात करता है। तो यही स्टेटमेंट दोस्तों क्या है? गलत है। दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशंस फॉर द, है ना, प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसिंग करने की बात कहेगा क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? वो तो कहता है अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, छुआछूत जैसी कुछ चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको प्रैक्टिस नहीं करना, जबकि यहां पर प्रैक्टिस करने की बात की गई है। तो यही दोस्तों फॉल्स स्टेटमेंट है, यही दोस्तों गलत कथन है। नेक्स्ट अगला, किस कंपनी को बेंगलुरु में ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2024 में प्रतिष्ठित आईजीबीसी ग्रीन चैंपियन पुरस्कार से दोस्तों, है ना, सम्मानित आपका किया गया है? तो ये भी कंपनी दोस्तों कौन सी है? तो ये कंपनी अगर अपन बात करें तो ये है आपकी भारत फोर्ज लिमिटेड। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है करंट का, याद रखना, भारत फोर्ज लिमिटेड। भारत में अल्पसंख्यक दिवस, माइनॉरिटी डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 18 दिसंबर को। फैक्ट है, वहां आपको याद रखना पड़ेगा। अगला, भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है दोस्तों?
ठीक है। तो एशिया कप जूनियर हॉकी वाला जीता हमने दोस्तों फाइनल में, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के अभी हाल ही में नए कार्यवाहक सचिव किसको बनाया गया दोस्तों? तो देवजीत सेकिया को बनाया गया। बीसीसीआई के चेयरमैन तो कौन है, याद रखना, अगर बीसीसीआई के अगर आपसे पूछे चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो बीसीसीआई के चेयरमैन तो है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी, ठीक है। लेकिन बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? देवजीत सेकिया। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? अब आपको पता है, अमित शाह के बेटे कौन? जय शाह। अगला आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? तो अभी हाल ही में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया राम मोहन राव अमरा को। किसको? राम मोहन राव अमरा को। तो इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर फ्यूचर में आए तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।